नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। फाइनली एलटी ग्रेड का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज की इस छोटे सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसमें हुए बदलाव की, शैक्षिक योग्यता के बारे में भी देखेंगे, कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, आई वगैरह के बारे में क्या जानकारी दी गई है, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन से विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, ग्रेड पे क्या अगर लिखा होगा, सारी जानकारी आपको इस छोटे सी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक की तलाश में हैं। यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एलटी ग्रेड में यूपीपीएससी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। ये पुस्तक खासतौर से एलटी ग्रेड प्रीलिम्स में जो जीएस का जो पार्ट है, 30 क्वेश्चन जो जीएस का आता है उसके लिए समान अध्ययन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों को संभावित 18 से 100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, पुराना पेपर भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये पुराना पेपर है। पेपर के नीचे यहाँ पर आप लोगों को इसके आंसर मिल जाएंगे। आंसर के नीचे यहाँ पर सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। प्रकाशन की एलटी ग्रेड की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हिंदी की अलग पुस्तक आती है, गृह विज्ञान की अलग आती है, गणित की अलग आती है, सिविक्स की अलग आती है, इंग्लिश की अलग आती है, विज्ञान की अलग आती है, जीव विज्ञान की अलग आती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन। ये है मेरे पास एलटी ग्रेड का विस्तृत नोटिफिकेशन जिसका आप लोगों को इंतजार था और यहाँ पर हम लोग केवल प्रमुख बिंदुओं को ही देखेंगे, फालतू की चीज़ों को नहीं देखेंगे। आप लोगों को सब कुछ पता ही है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तारीख है इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से शुरू हो रहा है। यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 28 जुलाई। अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, निश्चित तौर पर पूछा करें। आपके कमेंट के आधार पर ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है लिखी हुई है 28 अगस्त है और 4 सितंबर इसमें संशोधन की लास्ट डेट है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियां होती हैं उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ओटीआर की प्रक्रिया जो विद्यार्थी नहीं जानते उनको बता दूं कि ओटीआर प्रक्रिया सेम उसी तरीके की प्रक्रिया होती है जिस तरीके से आप लोग आवेदन करते हैं। एक बार ओटीआर करने की जरूरत होती है, फिर कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भर्ती के लिए ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना ओटीआर डालेंगे, ओटीआर का एक नंबर जनरेट होता है, आप वो नंबर डालेंगे, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। केवल फिर बाद में फोटो, सिग्नेचर, फीस वगैरह जमा करनी होती है। 2-3 चीज़ें करनी होती हैं, आपको कुछ नहीं करना रहता है। तो ओटीआर आपको पहले करना होगा, उसके बाद में ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। अब आइए नीचे कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि योग्यता वगैरह क्या है। तो यहाँ पर फीस है 125 रुपये का फॉर्म। लोक सेवा आयोग का फॉर्म ऐसे ही होता है। रिक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है कि 7,466 पद हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसमें पुरुष वर्ग के 4,860 पद हैं और महिलाओं के 2,525 रिक्तियाँ हैं। ग्रेड पे लेवल 7 है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ। 75,000 के आसपास आपको वेतन मिलेगा और यहाँ पर ये देखिए वेतनमान 44,900 से लेकर के 1,42,400। लेकिन मैं मोटी बात बता दूँ, आप लोगों को लगभग 75,000 के आसपास मिलेगा। 8वां वेतन आयोग की संस्तुति हो ही गई है, बहुत जल्दी वो भी लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर सीधे हम लोग योग्यता के बारे में देखें तो ये लिखी हुई है योग्यता। तो योग्यता में कोई बदलाव नहीं है। जो नियमावली आप लोगों ने देखी सेम वही नियमावली है जो अप्रैल के महीने में जारी हुई थी, जिसको लेकर के मैंने वीडियोस भी बनाए थे, विस्तृत वीडियो। बहुत सारे विद्यार्थियों को आपत्ति भी थी, बहुत सारे विद्यार्थी बाहर भी हो गए इसमें। जैसे यहाँ पर हिंदी के बारे में लिखा हुआ है कि स्नातक में हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए प्लस बीएड सभी में अनिवार्य है। केवल कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, जैसे कंप्यूटर वगैरह में अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए। अब यहाँ पर उनका नुकसान हो गया है जो विद्यार्थी साइंस साइड के है और उनका इंटर में संस्कृत नहीं होगा। पहले ये था कि टीजीटी वगैरह में यही रहा करता था कि अगर आपका संस्कृत इंटर में नहीं है, अगर स्नातक में भी संस्कृत है हिंदी के साथ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटर में तो इंटर में अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है। अंग्रेजी में लिख दिया है अंग्रेजी साहित्य, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अंग्रेजी लिखा रहता है लेकिन पढ़ाई अंग्रेजी साहित्य की होती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई, आगरा की यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश ही लिखा रहता है। अब यहाँ पर भी लफड़ा आएगा। बीएड मांगा, इसमें भी। गणित के बारे में नीचे यहाँ पर देख लीजिए, कोई बदलाव नहीं है। विज्ञान के बारे में कोई बदलाव नहीं है। अगर आपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान बीएड है तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ में यहाँ पर बीएड है तो आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में वही चीजें हैं, टीजीटी वाली सेम। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन चारों में से 2 विषय का कॉम्बिनेशन बन रहा है प्लस बीएड है तो आवेदन करेंगे। कंप्यूटर टीचर के लिए देख लीजिए, यहाँ पर सीधी सी बात है। यहाँ पर लिखा हुआ बीटेक बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आप अगर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो भी बीसीए
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वही, तो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है ऑल ए लेवल अगर आपने किया नाइलिट से, नाइलिट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, नाइलिट से अगर ए लेवल, ओ लेवल के बाद ए लेवल होता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अथवा अगर आपने एमसीए किया तो आवेदन कर सकते हैं, बीटेक किया है आपने कंप्यूटर साइंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं बीटेक वाले। आईटी वालों को कोई मौका नहीं दिया गया, आईटी वाले मुकदमा लड़ रहे हैं, उनका मुकदमा चल रहा है। और हालांकि भर्ती रुकेगी नहीं, मैं आपको बता दूं, चाहे जितने मुकदमे पड़ जाएं, लोक सेवा आयोग की भर्तियां रुकती नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। और ये UPSSC नहीं है, ये TGT PGT नहीं है, कि डरता नहीं है और इसको रोकते भी नहीं है जज वगैरह, ठीक है, मतलब उनका विवेकाधिकार होता है, उनका अपना अंडरस्टैंडिंग रहती है। और उर्दू को लेकर के भी यहाँ पर लिखा हुआ है कोई बदलाव नहीं, संस्कृत में भी कोई बदलाव नहीं है। कला के बारे में देख लीजिए, कला के भी विद्यार्थी बहुत परेशान है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्य विश्वविद्यालय संस्था एक विषय के रूप में कला के साथ में स्नातक की उपाधि, भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक BEd की उपाधि। तो कला के साथ में अगर आप स्नातक हैं और BEd किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और विद्यार्थियों को मौका दिया गया है, अगर आपने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्य विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला यानी BFA में स्नातक और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्य विश्वविद्यालय या संस्था से अधिमानी अर्हता के रूप में, अगर ये अधिमानी अर्हता के रूप में BEd है, देख लो भैया, यहाँ पर अगर आपने ललित कला ये जो लिखा हुआ ललित BFA किया है तो BFA वालों को छूट दी गई है और BEd से, लेकिन इनको छूट नहीं दी गई है, इनको BEd करना होगा किनको, जो कला में स्नातक हैं, ठीक है, एक विषय के रूप में। और संगीत वगैरह वही, अब छोड़िए बाकी चीज़ें, हम लोग सीधे देखते हैं आयु। तो आयु को लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि 1 जुलाई 2025 आयु काउंट होगा। आयु में कोई भी छूट किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरीके की नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये देखिए लिखा है, ये 21 से 40 साल, 21 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC को छूट भी दी गई है और किसी के बारे में कोई छूट नहीं दी गई है। और नीचे यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के नीचे जानकारी दी गई है, आप उसको देख लीजिए। हालांकि मैंने तो कल ही बता दिया था आप लोगों को कि मंजूरी नहीं मिली है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने जा रहा है, तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है। यहाँ पर प्रीलिम्स के बारे में जानकारी दी गई है और मेंस के बारे में जानकारी दी गई है, तो देख लीजिए। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स आपका सेम वही है जिस तरह से पिछला पेपर हुआ था, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के आएंगे, 120 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं। कुल एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का पूर्णांक होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए। अब आ जाइए नीचे मेंस को लेकर के जानकारी दी गई है। तो मेंस में यहाँ पर लिखा गया एक ही पेपर होगा, प्रश्न पत्र आपके रहेंगे 20 प्रश्न रहेंगे, 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी, 10 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरी। जो लघु उत्तरी क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, यहाँ पर नीचे लिखा भी होगा उसके बारे में। और जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होगा वो 12 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे यहाँ पर भी। तो 120, 12 के 10 और 8 के 10, इस तरीके से आपका जो पूर्णांक है वो 200 नंबर का बनेगा। मेरिट आपकी इसी से बनेगी। यहाँ पर ये देखिए लिखा है। और जो लघु उत्तरी है वो 125 शब्दों में लिखना है, और जो दीर्घ उत्तरी है उसको आपको 200 शब्दों में लिखना है एक प्रश्न। यहाँ पर और जानकारी ये दूसरे लोगों के लिए है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, जो अन्य विद्यार्थी हैं, ब्रेल लिपि वाले जो विद्यार्थी हैं, ये उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो सारी जानकारी तो आप लोगों को मिल गई, आयु वगैरह के बारे में जानकारी मिल गई। और जो सिलेबस है, सिलेबस वही है जो पिछली बार था। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर इस तरीके के जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो पहले ही भेज दिए जाते हैं। एक सूचना आपको लोगों को और देनी थी कि कल प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में विद्यार्थियों का एक भंडारा है, और आप लोगों से बातचीत भी करनी है सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी एकजुट होंगे, तो कल आप लोग आइएगा प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर, वहाँ पर आप लोगों से मुलाकात। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि पत्थर गिरजाघर में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसी धरना प्रदर्शन के बाद में ही उसके दूसरे ही दिन LT ग्रेड की शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हुई थी। किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर रिक्त हिंदी में आपके जो पद हैं, ये पुरुष शाखा का पद है। ये देखिए हिंदी में जो पद हैं वो 568 है, जनरल के 230 और ये अलग अलग कैटेगरी का। अंग्रेजी में 540 हैं, गणित में पद जो हैं वो 556 पद हैं, विज्ञान में 764 पद है, सामाजिक विषय में 561 पद है, जीव विज्ञान में कम है 185 पद है, कला में भी ठीक ठाक है 383 पद है, संस्कृत में 90 है, कम है, अंग्रेजी में संगीत में 52 है, उर्दू में 102 है, गृह विज्ञान में 206 है, वाणिज्य में 35 है, शारीरिक शिक्षा में 203 पद है, कृषि में 14 पद है, कंप्यूटर में 601 पद है, और टोटल जो 4860। ये महिला वर्ग का देखना है तो महिला वर्ग का भी आप जल्दी से देख सकते हैं। यहाँ पर आगे अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी जानकारी दी गई है, देख सकते हैं महिला वर्ग का। ये नीचे यहाँ पर ये हिंदी का देखिए आप लोग, रिक्त पद जो है वो 119 है, अंग्रेजी का 113, गणित का 537, विज्ञान का 573, सामाजिक विज्ञान का 140, जीव विज्ञान का 29, कला का 195, संस्कृत का 92, संगीत का 13,
उर्दू का 18, गृह विज्ञान में काफ़ी पद है 163 पद हैं, वाणिज्य में 23 पद हैं, शारीरिक शिक्षा के 56 पद हैं, कंप्यूटर के इसमें भी काफ़ी पद हैं, 455 पद है, टोटल 2525। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जरा सब्जेक्ट भी बताइएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।